A wooden plank is floating on water in a pool. It is tethered to the bottom of the pool by a string attached at midpoint of an edge of its bottom face, which causes it to float with a diagonal of one of its vertical cross section coinciding with the level surface of water as shown in the figure. What is the specific gravity of the wood? तो जस्ट एक हमारे पास क्यूबाइड टाइप का वुडन पार्ट है और उसका वन फेस जो फ्रंट फेस यहाँ पर अभी दिख रहा है, इसका जो डायगोनल है, इस डायगोनल के रिस्पेक्ट में हाफ पार्ट इनसाइड द लिक्विड है और हाफ पार्ट आउटसाइड द लिक्विड है। यहाँ पर जो हमारे पास बॉटम पर फेस है उसके मिड पॉइंट पर एक स्ट्रिंग है जो कनेक्ट कर दिया गया सच दैट ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस पिक्चर को अगर हम 3D में देखें तो 3D पिक्चर हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। जस्ट हमारे पास ये क्यूबाइड है, वुडन पार्ट है, क्यूबाइड टाइप का शेप हो गया इसका। जो हमारे पास लोअर एज है, नीचे वाला जो साइड है, इसके मिड पॉइंट से एक स्ट्रिंग को कनेक्ट कर दिया गया। जस्ट जो अब यहाँ से हम साइड व्यू अगर ऑब्ज़र्व करें तो जो ये फेस है, इसके फेस डायगोनल को अगर ऑब्ज़र्व करें तो जस्ट फेस डायगोनल के नीचे वाला पोर्शन इनसाइड द लिक्विड है और जो इसके ऊपर वाला पोर्शन है वो आउटसाइड द लिक्विड है, मीन्स एयर में है। तो अगर हम यहाँ से ऑब्ज़र्व करें तो हमें साइड व्यू केवल यही पिक्चर दिखेगा और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। जस्ट हम इसका साइड एज्यूम कर लिए, इसका हाइट हो गया ए के इक्वल, इसका ये विड्थ हो गया सी और ये लेंथ हो गया हमारा बी के इक्वल। तो अगर हम इसका पिक्चर फिर से देखें साइड व्यू तो जस्ट हमारे पास ये साइड ए के इक्वल है, दूसरा ये साइड बी के इक्वल है और सी साइड गिवन स्क्रीन के परपेंडिकुलर इनसाइड एंड आउटसाइड है। यहाँ पर जस्ट नीचे हमारे बेस पर एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया इस एज को, मिडिल पॉइंट ऑफ दैट एज, सच दैट सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम, यानी हमारा जो क्यूबाइड है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब अगर इक्विलिब्रियम डिफाइन करें तो क्या क्या इसके ऊपर एक्ट करेगा। एक तो स्ट्रिंग में हमारा टेंशन डेवलप करेगा, एक होगा गिवन इस क्यूबाइड का वेट होगा और वो वेट कहाँ एक्ट करेगा, वेट एक्ट करेगा गिवन क्यूबाइड के सेंटर ऑफ मास पे। और सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली देखा जाए तो जो हमारे पास ये डायगोनल है फेस का और जो सी साइड होगा इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक्ट करेगा, यानी सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली अभी के रिस्पेक्ट में इस डायगोनल के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और एक्शन पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होगा। नेक्स्ट एक्ट करेगा इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स जो एक्ट करेगा, जो हमारे पास डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है उसका जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो हम लोग देख रहे हैं पिक्चर, वो ऑलरेडी एक ट्रायंगुलर पिरामिड टाइप का शेप बनेगा। तो जस्ट ये जो पिरामिड है यानी ट्रायंगल का ही शेप यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका मीनिंग हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा जो लिक्विड हमें डिस्प्लेस हुआ है ड्यू टू द गिवन क्यूबाइड। तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इस पॉइंट पे लाई करेगा और वो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, सिंपल है कॉन्सेप्ट। एक ट्रायंगल हमारा ये बनना है और ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास अगर हाइट इसको हम कह दें बी है तो 1/3 पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। दूसरा ये वाला लेंथ हमारे पास ए के इक्वल है, तो जस्ट यहाँ से 1/3 लेंथ पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। यानी जस्ट अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन ट्रायंगुलर शेप, जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास अगर सी पे लाई करता है तो सी का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है b/3 और यहाँ से इधर वाला जो डिस्टेंस है वो है a/3 के इक्वल। तो सेंटर ऑफ मास पर ही हमारा बॉइंट फोर्स एक्ट करेगा और बॉइंट फोर्स इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और डायरेक्शन होगा ग्रेविटी के जस्ट अपोजिट, ग्रेविटी एक्सेलरेशन के अपोजिट यानी अपवर्ड।
तो इसका मीनिंग हुआ कि अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, क्यूबॉइड हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स भी जीरो होगा, साथ में नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इन एन इनर्शियल फ्रेम बिकम्स जीरो। तो जस्ट हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है, मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का रेशियो पूछा है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जस्ट ये रो लिक्विड रो वाटर के इक्वल है। तो अब हम मैग्नीट्यूड पता करें कि पहले बॉइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है और वेट कितना है। तो बिल्कुल ईजी, वेट तो हो गया हमारे पास गिवन क्यूबॉइड का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द क्यूबॉइड इनटू जी, वेट हो गया। बॉइंड फोर्स होगा ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अगर देखा जाए तो ऑलरेडी कंप्लीट क्यूब के हाफ वॉल्यूम को जस्ट क्यूबॉइड कहीं न कहीं लिक्विड का पोर्शन वो डिस्प्लेस किया है। तो कंप्लीट क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया ए बी सी बाई 2 कर दिया, दैट इज द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो वेट एंड बॉइंड फोर्स तो हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट बिकम ज़ीरो। तो जस्ट हमने जहाँ पर स्ट्रिंग ज्वाइंट है उस पॉइंट को ले लिया एक्स, यानी एक्स पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क हमारा जीरो होगा। तो टॉर्क किसका किसका एक्ट करेगा, एक तो एक्ट करेगा टेंशन का, बट टेंशन का टॉर्क एक्स पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, क्योंकि जस्ट एक्स पॉइंट से ही ये टेंशन हमारा पास होगा। दूसरा हमारा बॉइंड फोर्स का टॉर्क एक्ट करेगा और एक वेट का टॉर्क एक्ट करेगा। तो वेट और बॉइंड फोर्स ऑलरेडी सेंटर और सेंटर ऑफ मास जो क्यूबॉइड का है, या फिर ये जो सेंटर है जस्ट इस गिवन ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास ही है। तो ऑलरेडी इस पोजीशन को हमें पता करना है और इस पोजीशन को पता करना है फ्रॉम द एक्स, बट हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दैट टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए। तो एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास बॉइंड फोर्स का है वो तो सी एम के इक्वल है, सी एम के इक्वल है। और जस्ट एक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी वेट वाला है वो हमारा ओ आर के इक्वल है। तो हमें किसी तरह से सी एम और ओ आर पता चल जाए तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। एक रिलेशन हमने लिख दिया है केवल, tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए। जस्ट एज्यूम कर लिया कि हमारा ये एंगल अगर थीटा है तो इसका मीनिंग हुआ कि ये भी एंगल थीटा है, दैट tan थीटा इक्वल टू बी बाई ए, इट मीन्स बी इक्वल टू ए tan थीटा के इक्वल है। अब हमें किसी तरह से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हेल्प लेते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दैट इक्वल टू ए बाई 3 के इक्वल है। जस्ट ये डिस्टेंस ए बाई 3 ये ऑलरेडी सेंट्रॉयड के पोजीशन को निकाला गया है, और वो सेंट्रॉयड का जो पोजीशन होगा ऑलरेडी किसी भी ट्रायंगल का 1/3 ऑफ हाइट। तो जस्ट ये भी डिस्टेंस ए बाई 3 है और ये डिस्टेंस बी बाई 3 के इक्वल है। तो फर्स्ट हम सी एम की बात कर रहे हैं, तो सी एम को निकालने के लिए हमें हेल्प लेना है पहले इस लेंथ का, एन पी का। अब अगर हम इस एन पी की लेंथ की बात करें तो एन पी हमारा होगा, ये डिस्टेंस ऑलरेडी ए बाई 3 के इक्वल है, ये एंगल थीटा के इक्वल है, तो जो एन पी है दैट इक्वल टू ए बाई 3 कॉट थीटा के इक्वल होगा। जस्ट एन पी जो लेंथ हो गया आ गया हमारे पास ए बाई 3 कॉट थीटा के इक्वल। और ये थीटा कैसे आ गया, बिल्कुल ज्योमेट्री है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये भी थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी थीटा हो गया हमारे पास, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो ज्योमेट्री से थीटा दिख रहा है। तो दैट एन पी इक्वल टू आ गया हमारे पास ए बाई 3 इंटू कॉट थीटा के इक्वल आ गया। अब हमें सी एम चाहिए, तो सी एम के लिए हमें सी एन चाहिए, जस्ट ये सी एन चाहिए। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है बी बाई 3 के इक्वल, तो बी बाई 3 में से हम लोग एन पी को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी सी एन जो लेंथ है दैट सी एन इक्वल टू आ गया बी बाई 3, कंप्लीट ये लेंथ बी बाई 3 में से एन पी को सब्ट्रैक्ट कर दें, एन पी इक्वल टू ए बाई 3 कॉट थीटा के इक्वल है, मीन्स आ गया बी बाई 3 माइनस ऑफ ए बाई 3 कॉट थीटा के इक्वल। बी को भी हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ ए,
तो दैट बी इक्वल टू हमारे पास है ए tan थीटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ ए बाई 3 इंटू कॉट थीटा। ये आ गया हमारे पास सी एन लेंथ। जस्ट जो हमारा सी एन लेंथ है ये लेंथ सी एन निकल गया। लेकिन अभी हमें चाहिए क्या, सी एम। तो बिल्कुल ईजी, फिर से ये ट्रायंगल ही बनना है, एक प्रॉपर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में सी एम हमें चाहिए, तो दैट सी एम इक्वल टू सी एन साइन थीटा के इक्वल हो गया। तो ऑलरेडी सी एम इक्वल टू यहाँ देख लेते हैं नीचे। अब तो सी एम इक्वल टू आ गया सी एन साइन थीटा, सी एन साइन थीटा। अगेन हमारे पास सी एन पता है, दैट इक्वल टू ए tan थीटा बाई 3 ए कॉट थीटा बाई 3। तो ए बाई 3 कॉमन ले लिया, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लिया, सबको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा वो ए बाई 3 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल सी एम लेंथ निकल गया। यानी जो हमारे पास बॉइंट फोर्स है उस बॉइंट फोर्स का टॉर्क निकालने के लिए हमें यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। जस्ट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। ये है ए बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, या फिर ए बाई 3 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल है। नेक्स्ट हमें डिस्टेंस चाहिए ओ आर। ओ आर, अब ओ आर के लिए देखा जाए तो ऑलरेडी टोटल जो डायगोनल है हमारे पास यहाँ तक से यहाँ तक, इस लेंथ का हाफ लेंथ कर दें, ये पोर्शन हमें निकल जाएगा। उस ओ एस में से, उस ओ एस लेंथ में से अगर इस आर एस वाली लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ओ आर लेंथ निकल जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ कि ओ आर इक्वल टू किसके इक्वल होगा, कंप्लीट जो ओ एस है उस ओ एस में से हम आर एस को सब्ट्रैक्ट कर दिए। ओ एस किसके इक्वल होगा, दैट इज द कंप्लीट जो ये डायगोनल लेंथ है टी एस, उसका हाफ होगा, टी एस बाई 2 माइनस आर एस कर दिया। टी एस किसके इक्वल होगा, ये लेंथ ऑलरेडी टी एस लेंथ इन टर्म्स ऑफ ए लिख ले हम लोग। तो ये लेंथ ऑलरेडी दिख रहा है ए के इक्वल है ए, और हमें ये लेंथ चाहिए, तो दैट लेंथ बिकम्स ए बाई कॉस थीटा के इक्वल। तो दैट इक्वल टू आ गया हमारे पास टी एस ए बाई कॉस थीटा और 1/2 का ये फैक्टर पहले से है। माइनस ऑफ आर एस की बात करें तो जस्ट आर एस को देखा जाए तो ये लेंथ हमारे पास आर एस है, जबकि ये कंप्लीट लेंथ हमारा ए के इक्वल है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जो आर एस लेंथ है दैट इक्वल टू ए कॉस थीटा के इक्वल हो गया। तो आर एस इक्वल टू ए कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व किया, दैट ओ आर इक्वल टू आ गया हमारे पास ए इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा के इक्वल आ गया। तो हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एक डिस्टेंस हमें ओ आर चाहिए वेट के रिस्पेक्ट में, वो पता चल गया, और एक बॉइंट फोर्स के रिस्पेक्ट में सी एम चाहिए वो पता चल गया। दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए। देन नेट टॉर्क अबाउट द एक्स पॉइंट बिकम ज़ीरो, टेंशन का तो टॉर्क ज़ीरो हो ही चुका है। तो अगेन बचा हमारे पास बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी एम, और दूसरा जो वेट का होगा वेट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ आर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, मीन्स इक्वल होगा टॉर्क। तो जस्ट हमने ले लिया इन इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट एक्स दैट इक्वल टू जीरो। तो वेट इंटू ओ आर, वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ आर, बॉइंट फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी एम। तो वहीं मैं लिख दिया वेट इंटू ओ आर बॉइंट फोर्स इंटू सी एम। तो ऑलरेडी ओ आर और सी एम दोनों हम लोग निकाल चुके हैं। वेट हमारा पास किसके इक्वल था, दैट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इंटू जी, ये वेट हो गया, इंटू ओ आर, ये ऑलरेडी दिया है, यहाँ पर ओ आर लिख दिया। दैट इक्वल टू बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स किसके इक्वल होगा, केवल लिक्विड का जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो देखा जाए तो दैट इक्वल टू हाफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड ए बी सी बाई 2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। इंटू चाहिए सी एम ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हम लोग हैं, यहाँ पुट कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन अब दिख रहा है। अगर इस कैलकुलेशन को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टर्म हमारे कैंसिल हो रहे हैं, जैसे ए बी सी कैंसिल हो गया, ऑलरेडी ए वाला भी टर्म कैंसिल हो गया,
जी वाला टर्म कैंसिल, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, नीचे से कॉस थीटा भी कैंसिल, ये 2 वाला भी टर्म कैंसिल। तो जो बचा वो रो सॉलिड इक्वल टू रो लिक्विड बाई 3, हैंस स्पेसिफिक ग्रेविटी S इक्वल टू रो सॉलिड डिवाइडेड बाई रो लिक्विड, रिजल्ट आ गया 1/3 के इक्वल। रो लिक्विड इज द रो वाटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द वाटर, उसका आंसर आ गया 1/3 और यही हमारा आंसर है।